जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है ये क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 13 मार्च 2023 को आपका जो फिजिकल का सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम था वो फाइनली आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जहां तक मुझे लगता है पेपर बहुत आसान आया था, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो उसी बोर्ड के पेपर को इस वीडियो में हम कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, अच्छे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपना पेपर कैसे लिख के आए हो, कैसे आंसर लिख के आए हो, जिससे कि 70 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं ये आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। बट जब वीडियो एंड होगी तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 70 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। और मेरे पास यहाँ पे जो सेट है बच्चों वो है सेट नंबर 4। और ये जो सेट है बहुत ही इजी सेट सा बच्चों, जिन बच्चों के पास ये पेपर है वो निकाल लेंगे और अपने आंसर को मैच करते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था बच्चों हमारा? पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे कि आसन की पहचान करनी है। तो मैंने आपको ये आसन बताया था चित्र में बहुत अच्छे तरीके से कि जिस आसन में हमारा जो शरीर का अग्रभाग है, जिसमें हमारी हृदय, छाती और जो हमारा सर है वो एक सांप के फन की तरह उठा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं भुज अंगासन। ठीक है, और या फिर ये आसन जिसकी मुद्रा कोबरा के समान होती है उसको हम भुज अंगासन बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है बच्चों? आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में हमसे पूछा गया बच्चों कि उदासी, भावनात्मकता, अस्थिरता और मनोदशा, यानी कि जब उदास होते हैं हम, ठीक है, जब हम बेसिकली हमारी मनोदशा अच्छी नहीं होती तो ये क्या दर्शाते हैं? ये व्यक्तित्व के मनोविक्षुब्धता संबंधी लक्षण है। ठीक है, कैसे उससे सामना करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप पथ को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो उत्प्लावक बल ये इसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे फिफ्थ। फिफ्थ में क्या दिया गया बच्चों कि फार्टलेट ट्रेनिंग का जो मेथड है, ठीक है ना, फार्टलेट ट्रेनिंग का मेथड ये किसको विकसित करने के लिए किया जाता है बच्चों? तो ये किसके लिए होता है बच्चों? सहन क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, छठा है जूडो और कुश्ती जैसे जो खेल होते हैं ये किस प्रकार के समन्वय की योग्यता के लिए आवश्यक होते हैं? जूडो हो गया, कुश्ती जैसे खेल हो गए, ये किस प्रकार के समन्वय योग्यता के लिए आवश्यक होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं युग्मन योग्यता के लिए जरूरी। ठीक है, सातवां है कि डैश की उच्च सांद्रता को सहन करने की योग्यता, सहन क्षमता प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अम्ल है जो हमारे शरीर की योग्यता, सहन क्षमता और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है वो? लैक्टिक अम्ल होता है। अभी मैं एक आपको वो दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों कि गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु के डैश की औसत स्थिति होती है। तो गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु के किसकी औसत स्थिति होती है बच्चों? ये उसके भार की औसत स्थिति होती है। कैसी होती है? उसके भार की औसत स्थिति। ठीक है, आगे समझ अच्छे तरीके से चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया था बच्चों हमारा अभिकथन और कारण। तो अभिकथन था कि भाई आक्रामकता मानव व्यवहार का एक हिस्सा होती है और एक व्यक्ति के जीने और उच्च उपलब्धियों के संघर्ष करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। बिल्कुल ठीक है, और आक्रामकता खेल गतिविधियों में अपरिहार्य और अविभाज्य होती है, यानी कि खेलों में आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब ए वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे सही और व्याख्या भी है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक ही साथ में आपको समझा देता हूँ। 10 क्या है बच्चों कि मानव शरीर में जल की भूमिका क्या होती है? अरे इतना सिंपल सा, तो ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा क्या है 11th क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो मैंने बहुत बार बताया बच्चों बी और सी ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, क्योंकि ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो आप मैच करते चलिएगा, आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन दमे को ठीक करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, कौन सा आसन दमे के लिए नहीं उपयोग किया जा सकता है बच्चों? तो वो होता है एक सेकेंड, ठीक है, तो ये है बच्चों धनुरासन। ये दमे के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि अस्थमा जो होता है ना उसके लिए उपयोग इसे नहीं करते। ठीक,
अगला क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 14। 13 में दिया गया बच्चों, ध्यान से समझना, यदि 19 टीमों के नॉकआउट फिक्चर में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1 में टोटल मैच की संख्या, तो n यानी कि टीम है, तो 19 माइनस में 1 दैट मींस कि 18 टोटल मैच यहाँ पे खेले जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पे आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। नॉकआउट टूर्नामेंट को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों को लगता होगा राउंड रॉबिन या फिर लीग टूर्नामेंट, बट ऐसा नहीं है, इसे जानते हैं एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से, ठीक है। ओके, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें बताना है कि प्रथम डेफलिम्पिक्स खेलों का जो आयोजन वर्ष है, ठीक है ना, ये कब हुआ था। तो ये होते सबसे पहले 1924 में। अब देखो मिलान वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इजी सा है, इसमें आपको जो इजी लगता है आप उसे याद कर लो। जैसे कि ध्वजाकार टांगे, इसमें क्या होता है, पैरों को मिलाकर जब हम खड़े होते हैं तो घुटनों के बीच में फासला बन जाता है। या फिर जो नौकनी होता है, इसमें क्या होता है, जैसे जेनु वाले हम बोलते हैं, तो जब हम खड़े होते हैं तो इसमें क्या होता है, घुटने जो आपस में टकरा रहे होते हैं। तो मतलब क्या होगा, जो ए वाला हमारा ऑप्शन है ना, ए वाला, यही हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17। 17 में क्या क्वेश्चन है, ये इसमें टेस्ट दिए गए, इस टेस्ट के अनुसार हमें इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। तो जो आपको इजी लगता है, जैसे कि फ्लैट टैपिंग टेस्ट, तो इससे क्या होता है, ये जो है वो अंगों के कार्य और गति समन्वय को मापने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि जो आशिंग कल्लप होते हैं, तीसरा क्या, आशिंग कल्लप, ये किसके लिए होते हैं, ये पेशिक जो पेट की शक्ति होती है इसके लिए, और संशोधित पुशअप्स ये लड़कियों की जो शरीर की शक्ति होती है ना, ऊपरी शरीर की शक्ति, इसके माप के लिए, और पुशअप्स और लड़कियों की शरीर की शक्ति सहन क्षमता की, ठीक है। ये चीज है, मतलब कि यहाँ पे ठीक है, जो हमारा ये ए वाला पार्ट होगा ना, ज्यादातर मेनली ये वाला हमारा ठीक होगा। ओके, एक 18वां क्वेश्चन और है आपका एमसीक्यू वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मेनार्की का संबंध किससे होता है बच्चों। तो मेनार्की का संबंध होता है महिलाओं में मासिक धर्म की सबसे पहली शुरुआत का, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बच्चों। तो यहाँ पे अभी तक हमने टोटल आपके 18 एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे, इनके आंसर को तो बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 18 में से कितने आपके नंबर आ सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ, खंड नंबर बी। अब यहाँ पे अपना बड़े ध्यान से समझिएगा हर एक चीज को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सहन क्षमता को निर्धारित करने वाली किन्हीं दो कारकों को संक्षिप्त में समझाइए। तो मैंने बहुत बार आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, आपने कर दिया होगा। सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। लक्ष्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है, लक्ष्य निर्धारण यानी कि प्लानिंग के संबंध में आपको बता देना है कि नॉर्मली हम जब अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम अपना गोल एक सेट कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, उसके लिए संसाधन कैसे जुटाने, कैसे पैसे इकट्ठे करने, समय, धन, हर एक चीज को हम यहाँ पे पहले इंडिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में लोच को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार को बताइए। तो एक अक्रिय होता है और एक सक्रिय होता है। लोच सिंपल सी बात है, ये आता है, ठीक है ना। अस्थिभंग के किन्हीं 4 प्रकारों को आपको समझाना था, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कल की वीडियो में ही आपको सारी की सारी बातें बताई थी अस्थिभंग के प्रकारों के बारे में, ठीक है। आप ये देख लो, आपका जो एमसीक्यू वाला सीरीज है ना, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन वाले के आंसर का, ठीक है। यहाँ पे लचक के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है अक्रिय लचक, जिसमें बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों की गति करने की योग्यता दर्शाती है, और दूसरी होती है सक्रिय लचक, ठीक है। ये बिना बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों की गति करने की योग्यता को दर्शाता है, ठीक। अगला जो है ये क्वेश्चन नंबर 22 जो था ना हमारा, ये वाला, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, क्या नाम था, सहन क्षमता की किन्हीं 4 प्रकारों का। एक सेकेंड, अस्थिभंग के 4 प्रकार, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से 7 बताए थे टोटल, कोई 4 आए हैं आपके 2 नंबर में। तो बहुत अच्छे से आपने लिखे होंगे अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। इसी को इंग्लिश में भी हमने आपको समझाते इस तरह से, ये रहा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है कि बीएमआई क्या होता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, और यदि एक बालक की अगर आपको बीएमआई ज्ञात करनी है जिसका वजन 72 किलो है और लंबाई है उसकी 1.68, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले बात करते हैं बीएमआई क्या होती है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ये एक सांख्यिकीय मापन है जिसकी गणना के द्वारा हमें व्यक्ति के अल्प भार, सामान्य भार तथा अति भार यानी कि मोटापे के बारे में जानकारी मिलती है। ये होता है बीएमआई, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया भार बच्चों, भार दिया गया है हमें 72 किलोग्राम, ठीक है। तो 72 केजी भार आ जाता है, और बटे में ऊंचाई इंटू ऊंचाई मीटर में कैसे करेंगे, तो 1.68 इंटू 1.68 इस तरीके से कर देंगे। तो 72 बटे में कितना आ जाएगा, 1.68, मतलब कि एक सेकेंड रखो, 72 बटे में हम क्या करेंगे 1.68 को, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
2.8824 इस तरीके से, और इसको इससे काट देंगे तो सिंपल सा कितना आ जाएगा बच्चों, 24.97, यानी कि अभी ये 25 नहीं हुआ है, 24.97 है। तो मतलब क्या होगा सर, मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये बच्चा जो है ये सामान्य भार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो सामान्य भार की श्रेणी इसकी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये इसका बीमा निकल जाएगा 24.9, यानी कि सामान्य भार की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बृहत व सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था बच्चों, बृहत और सूक्ष्म पोषक तत्वों में अंतर। मैक्रो यानी कि वृहत पोषक तत्व, ये वे पोषक तत्व होते हैं बच्चों जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और ये मेनली जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व ये वो पोषक तत्व होते हैं बच्चों जो हमारे शरीर को अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत कम, सूक्ष्म यानी कि बहुत ही कम। ठीक है ना, जैसे कि विटामिन हो गए, खनिज बहुत कम इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे अगला, सेक्शन नंबर सी आ जाता है, जिसमें है हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन है, सॉरी 3 नंबर के क्वेश्चन है कि शारीरिक गतिविधि में भागीदारी लेते हुए जो विशेष अवस्था वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनके लिए किन्हीं 6 लाभों को संक्षिप्त में समझाइए। तो भाई मैंने बढ़िया तरीके से आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझाया हुआ था। जैसे पहला कि इनमें शारीरिक सुधार आता है, एकाग्रता में सुधार, लचक में सुधार, शक्ति में सुधार, सहनशीलता, इस तरीके से मानसिक सुधार होता है, मनोदशा में सुधार आता है, आपसा चिंता खत्म होती है, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी लगता है कि समाज में इन्हें भी अभी भी हिस्सा मिला हुआ है। स्वास्थ्य इनका अच्छा हो जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, उसमें विकार उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। व्यक्तित्व, शरीर की क्रियाओं में ये भाग लेते हैं तो सिंपल सी बात है इनके व्यक्तित्व में निखार आता है, सामाजिक लाभ होते हैं, नए नए दोस्त प्राप्त होते हैं, नए नए अनुभव मिलते हैं, इन्हें आजादी का अनुभव मिलता है। ठीक है, एक तरीके से अगर इनको कोई विकार है तो वो भी खत्म होता है, विकार होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आंसर नंबर 25। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डिसेबल्ड, फिजिकल इंप्रूवमेंट, मेंटल इंप्रूवमेंट, इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम, हेल्थ, पर्सनालिटी, सोशल बेनिफिट्स एंड वर्क कैपेसिटी। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, विटामिन डी और विटामिन के कार्यों को और उनके स्रोतों को लिखिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको सभी के सभी विटामिन समझाए हुए थे, जिसमें से आपको विटामिन ए पूछा गया है। तो विटामिन ए क्या होता है बच्चों, ये विटामिन सामान्यतः हमारे शारीरिक विकास में, आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसी कमी से रतौंधी या त्वचा खुश्क हो जाती है, त्वचा जो है वो सूखी पड़ जाती है। ठीक है, सूखी पड़ जाती है। पीले व नारंगी फल जैसे पपीता ये स्रोत हैं इसके, खरबूजा, संतरा, गाजर, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, गोभी, मटर, ये सब। फिर विटामिन के पूछा गया था आपसे, तो पाचन क्रिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आंतों के भीतर ये बैक्टीरिया का निर्माण करती है, खून में थक्का जमाने में सहायक होती है, खारवा धूप में निष्क्रिय हो जाता है, स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, आलू, सोयाबीन उत्पाद। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो विटामिन ए के बारे में पूरी की पूरी बात है पूरी नहीं लिखनी, आपको इसमें से मात्र 70% लिखना था, 70%। ठीक है, और विटामिन के बारे में इसमें से आपको मात्र 60% लिखना था, बस हो गया आपका कंप्लीट 3 नंबर का। ठीक है बच्चों, फिर आपने इंग्लिश में देखा विटामिन ए, विटामिन के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला है किसी खेल कार्यक्रम के आयोजन में निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ था कि निर्देशन और नियंत्रण के बारे में। ठीक है ना, तो आप इसे पढ़ लीजिए, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में। ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर। ठीक है बच्चों, 28 क्या कहता है कि हम आत्मचर्या और आत्मसम्मान की मदद से खेल प्रदर्शन को कैसे बढ़ावा कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई कि जब हम खुद का ही आत्मसम्मान करेंगे, ठीक है, हम खुद को ही देखेंगे, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमारे खेल के बारे में क्या सोचता है, हमसे क्या कहता है, इस पे नहीं ध्यान देंगे, तब हम अपने खेल के प्रदर्शन को और अच्छा बढ़ा सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। इसमें मनोविज्ञान का जो सहायता है वो भी ले सकते हैं, और भी एक आधे दो पॉइंट यहाँ बता देंगे। ठीक है, उसके बाद व्यायाम के मांसपेशीय तंत्र पर ध्यान समझिएगा क्या है कि व्यायाम का मांसपेशीय संस्थान पर पड़ने वाले किन्हीं 6 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको सब कुछ समझाया था। व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पर प्रभाव, मांसपेशी के तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, अच्छा आकार होता है, ठीक है, अतिरिक्त वसा में कमी होती है, संतुलन अच्छा होता है, शक्ति बढ़ती है, समन्वय बढ़ता है, गति, चपलता, प्रतिक्रिया, लचीलापन, मांसपेशियों में क्षमता में सुधार आता है, पोषक तत्व में भंडारण होता है, मांसपेशी में वृद्धि होती है, रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है, मांसपेशी के तापमान में देरी। इसमें से आपको मात्र कोई 6 लिखने हैं, बस पूरा हो गया आपका। लीजिए क्वेश्चन का आंसर, है ना, बढ़िया तरीके से। ठीक है,
अब क्वेश्चन में जो आपका एक सेकेंड, वैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 28 की जगह 29 होना चाहिए, है ना। 30 क्या कि गोल कंधों की विकृति से आप क्या समझते हैं, और गोल कंधों को ठीक करने के लिए किन्हीं 4 सुधारात्मक उपाय को समझाइए। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपका जो सैंपल पेपर नंबर 5 था उसमें मैंने समझाया था, वो मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए ऐड नहीं कर पाया, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको समझाया सैंपल पेपर नंबर 5 में, ठीक। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे है बच्चों 31 दिया हुआ है, ये चित्र वगैरह वाले क्वेश्चन थे, आई होप आपने किए होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लीग टूर्नामेंट में फिक्चर तैयार करने के लिए चित्र में दिखाई गई विधि कौन सी है। तो चित्र में जो दिखाई गई विधि होती है बच्चों, ये जो अभी दिखाई गई है वो कौन सी विधि है, वो है स्टेयरकेस विधि, ठीक है ना। कौन सी है, वो है स्टेयरकेस विधि है, ठीक है। सेकंड है मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो मैचों की किसमें, जब हम बात कर रहे हैं फिक्चर के बारे में, तो मैच कैसे ज्ञात करते हैं। एन, देखो यहाँ पे ये जो 2 इधर लिखा है ना, ये बटे में 2 है बेसिकली, है ना, बटे में n इंटू n माइनस में 1, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि टोटल अगर टीम की संख्या है 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू 9 बटे में 2, इस तरीके से 90 बटे में 2, और दैट मीन्स की टोटल 45 इस तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। तो ये है क्या ज्ञात करना, मैचों की संख्या। लीग या राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में विजेता का निर्णय किसके आधार पर लिया जाता है, एक पॉइंट के आधार पर लिया जाता है। यदि एक लीग प्रतियोगिता में 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं तो खेले जाने वाली मैचों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी में पुट कर देंगे। तो 7 टीमें हैं इंटू टीम माइनस में 1 यानी कि 7 इंटू 6 बटे में 2, तो 7 छिंग 42 बटे में 2 यानी कि यहाँ पे टोटल जो है 21 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल 21 हो जाएगा। 7 इंटू 6 बटे में 3, दैट इज मीन 3 नहीं आएगा, 2 आएगा भाई, 2 आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा, यहाँ पे 21 हो जाता है, ठीक है बच्चों। बाकी ये जो क्वेश्चन थे आपके गतिमान बनाने के लिए बल वगैरह, ये आई होप आपने अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, और ये मैंने आपको करवाए हुए थे चित्र वगैरह, ठीक है ना। इसमें से एक चित्र मैंने आपको नहीं करवाया था बच्चों, ये जो ए वाला है ना, ए वाला, ये नहीं करवाया, बाकी मैंने आपको ये सब कुछ करवाया हुआ था। चित्र जो सी वाला है, इसमें जो ये विशेष ओलंपिक के संबंध में, विशेष ओलंपिक का जो स्थापक कौन है इसके बारे में, ये सब कुछ समझा रखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाइए और छड़ी आरेख की सहायता से इनमें से किसी एक की प्रक्रिया तथा विपरीत संकेतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि करके। देखो, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे योग थे, फॉर एग्जाम्पल ताड़ासन, कटी चक्रासन, और मैंने आपको कहा था कि आप ताड़ासन आसन को ऐसे याद करना क्योंकि इसे आप हर एक बीमारी लिख दोगे। तो लीजिए सर, ताड़ासन आसन आपका आ चुका, ठीक है। तो ताड़ासन कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या होती है, और इसके जो विपरीत संकेत हैं यानी कि सावधानियां क्या होती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका ताड़ासन वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक। 35 क्या है कि रिकली एंड जोन्स फिटनेस परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, इनके किन्हीं 2 परीक्षण मदों की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो भाई देखते हैं, रिकली और जोन्स जो वरिष्ठ नागरिक परीक्षण है, ये आखिर किए किस लिए गए थे, मतलब कि कब हुआ, कैसे हुआ था। तो वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण 2001 में रिकली तथा जोन्स ने किए, बेसिकली इन्होंने विकसित किए थे, किस लिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनकी क्रियाशील पुष्टि की जांच के लिए। अब इसमें से ये सूची है इनकी, और कोई 2 हमें यहाँ पे बताने थे। तो 2 के संबंध में एक मैंने आपको बैक स्क्रैच टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, जो कि शरीर के ऊपरी भाग के लचीलेपन के लिए होता है, और ये इसका फोटो है और ये इसकी प्रक्रिया है, ठीक है। एक और मैंने आपको बताया था बच्चों, कुर्सी पर बैठना और पहुंचने का परीक्षण की व्याख्या, ठीक है ना, ये भी इसी में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 35, कंप्लीट आपको समझ में आ गया। 36 क्या है कि जो शक्ति होती है, शक्ति, इसको परिभाषित कीजिए और उन्हें विकसित करने की कोई 2 विधियां बताइए। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था बच्चों, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। हाँ ये रहा, देखो, शक्ति को विकसित करने की विधियां हैं 3 आपकी। एक होती है आइसोमेट्रिक व्यायाम की, जिसके बारे में आपको इनमें से कोई 2 पॉइंट लिख देने हैं। फिर आइसोकाइनेटिक व्यायाम है, इसके बारे में आपको ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। ये हमारा पहला हो जाता है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये जो है आइसोटोनिक व्यायाम, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश में ऐड नहीं किया क्या, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में वैसे मैंने ऐड नहीं किया है, तो देख लेना आप वैसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन क्या है कि
जो घर्षण है इसका मतलब क्या होता है, और खेलों में उपयुक्त उदाहरण देते हुए घर्षण के लाभ तथा हानि होता है। सिंपल सी बात है, घर्षण क्या होता है, जैसे आप अभी फोन को टच कर रहे हैं, वीडियो को स्किप या आगे पीछे देख कर रहे हैं, तो इसमें जो आपकी उंगली है और जो फोन की स्क्रीन है उस पर जब वो बल लगाया जा रहा है तो ये घर्षण हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, बेसिकली बल लगाने से वो जो वस्तु है वो गतिमान हो रही है, इसे वो घर्षण बोलते हैं। लाभ हानियां क्या है, तो लाभ हानि भाई मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाई हुई थी, सारी की सारी एक नंबर तरीके से समझाई हुई थी। जैसे कि अगर हम घर्षण के लाभ की बात करें, वस्तु की स्थिति को बनाए रखता है, गति में सहायता करता है, ताप को बढ़ाता है, पकड़ को मजबूत बनाता है। ठीक है, घर्षण की हानि क्या होती है, वस्तु टूट फूट जाती है, ऊर्जा का नुकसान होता है, गति को कम करता है और गति को मुश्किल बना देता है। बस ये कंप्लीट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है आपका पूरा का पूरा पेपर, जो कि मुझे लगता था कि आपको समझाना चाहिए और मैंने आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप जो भी, वैसे अगर मैं आपको ना थोड़ा यहाँ पे रिव्यू करवाऊं कि जो मैंने आपको समझाया उसमें से कितना आया है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम आपके 18 एमसीक्यू की बात करें, ठीक है ना, 18 एमसीक्यू की, तो उसमें से 3 ऐसे एमसीक्यू जो मैंने आपको नहीं करवाए थे, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में टोटल 15। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मैंने सारे करवाए हुए हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया हुआ है, और आपका जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन ना, 5 नंबर वाले, वो भी मैंने आपको सारे करवाए हैं। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन और एक पार्ट है वो नहीं करवाया। तो मेनली अगर हम यहाँ पे देख लें तो टोटल 3 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पे जो है 3 नंबर इसके, तो 4 3 7 3 10। तो अराउंड अगर हम बात कर लें, कम से भी कम 70 आउट ऑफ 55 प्लस वही क्वेश्चन आया है बच्चों जो हमने कल की लाइव क्लास में डिस्कस किया था। कल की लाइव क्लास की एक ही क्लास के 55 या 50 प्लस मान सकते हो, इतने क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, ठीक है ना, जो आपका आज पेपर हुआ है। तो ऐसे ही जो वीडियोस है आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, वो हम आपके लिए और भी लाएंगे। जैसे कि अभी आपका जो है वो 17 को इक्को का पेपर है, इसके लिए हम 5 प्लस सैंपल पेपर लेके आएंगे। और उसके बाद में फिर आपका 20 को पोल का पेपर है, पोल साइंस का पेपर है, ठीक है ना, पॉलिटिकल का, तो इसके लिए भी हम 5 प्लस सैंपल पेपर लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो लेके आएंगे। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जल्दी से जल्दी सजी वीडियो को अपलोड कीजिए ताकि हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करेंगे अगले पेपर की। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।